जय हिंद। पोस्ट मॉडर्न एज के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में खत्म कर दी थी। आज के सेशन से हम शुरू कर रहे हैं एक और नया चैप्टर। चैप्टर टाइटल्ड है द गुप्तास एंड द वाकाटाकास। गुप्ता एम्पायर और वाकाटाका डायनेस्टी की कहानी क्या रही, उस सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। आज के सेशन में हम बात करेंगे गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, और गुप्ता डायनेस्टी के अंदर हम पढ़ेंगे श्रीगुप्ता के बारे में, बात करेंगे चंद्रगुप्त वन के बारे में और पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। इन सभी चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। कहानी क्या रही? हमने पढ़ा था एज ऑफ महाजनपद्स के बारे में और देखा था कि एज ऑफ महाजनपद्स के बाद इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर इमरजेंस देखने को मिलेगा एक बेहद पावरफुल एम्पायर का। इमरजेंस देखने को मिलेगा मौर्यन एम्पायर का। और ये जो मौर्यन एम्पायर है, ये लगभग 325 बीसी से लेके 185 बीसी के बीच में देखने को मिला। लगभग 185 बीसी आते आते ये जो मौर्यन एम्पायर है, इसके डिक्लाइन की शुरुआत हो जाएगी और अल्टीमेटली ये जो मौर्यन एम्पायर है, ये मौर्यन एम्पायर खत्म हो जाएगा। मौर्यन एम्पायर के खत्म होने के बाद ये जो मौर्यन एम्पायर वाले रीजन्स थे, इन रीजन्स में कई सारी पॉलिटिकल पावर्स का इमरजेंस देखने को मिलेगा। ये जो मौर्यन एम्पायर वाले रीजन्स थे, इन रीजन्स में दो बड़ी सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल पावर्स का इमरजेंस देखने को मिलेगा। एक तो नॉर्थ में इमरजेंस देखने को मिलेगा कुशान्स का, और दूसरा डेक्कन में इमरजेंस देखने को मिलेगा सतवानास का। मौर्यन एम्पायर के खत्म होने के बाद मौर्यन एम्पायर वाले रीजन्स में दो बड़ी सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल पावर्स का इमरजेंस देखने को मिलेगा। एक तो नॉर्थ में इमरजेंस देखने को मिलेगा कुशान्स का, और दूसरा डेक्कन में इमरजेंस देखने को मिलेगा सतवानास का। और ये दोनों पॉलिटिकल पावर्स अपने अपने रीजन्स में पॉलिटिकल यूनिफिकेशन को इंश्योर करेंगी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करेंगी। लेकिन लगभग 230 सीई आते आते, लगभग 230 सीई आते आते नर्दर्न इंडिया के अंदर ये जो कुषाण पावर हुआ करती थी, ये जो कुषाण डायनेस्टी हुआ करती थी, ये खत्म हो जाएगी। ये जो कुषाण पावर है, ये खत्म हो जाएगी। और जिन रीजन्स में ये कुषाण पावर देखने को मिलती थी, उन रीजन्स के ऊपर इमरजेंस देखने को मिलेगा एक और पावर का, जिनको बुलाया जाता है मुरुंडास। ये जो मुरुंडास हुआ करते थे, ऐसा माना जाता है कि ये कुषाण्स के ही रिलेटिव्स हुआ करते थे। लेकिन ये जो मुरुंडास हैं, ये मुरुंडास बहुत लंबे टाइम पीरियड तक रूल नहीं करेंगे। ये जो मुरुंडास हैं, ये सिर्फ 25 से 30 साल तक रूल करेंगे और फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ 3rd सेंचुरी सीई, लगभग 275 सीई में नॉर्थ इंडिया के अंदर इमरजेंस देखने को मिलेगा एक बेहद पावरफुल एम्पायर का, जिसे बुलाया जाता है गुप्ता एम्पायर। और ये जो गुप्ता एम्पायर है, ये अपनी पावर को स्टेब्लिश करेगा ओवर द डोमिनियंस ऑफ कुशान्स, अपनी पावर को स्टेब्लिश करेगा ओवर द डोमिनियंस ऑफ सतवानास। और इवेंचुअली ये जो गुप्ता एम्पायर है, ये ऑलमोस्ट पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर अपने रूल को स्टेब्लिश करेंगे, पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कंट्रोल करेंगे। सवाल आता है कि ये जो गुप्ताज हैं, इनकी कहानी क्या है? ऐसा माना जाता है कि ये जो गुप्ताज हैं, ये कुशान्स के ही फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे। ये जो गुप्ताज हैं, ऐसा माना जाता है कि ये कुशान्स के ही फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे। और ये जो गुप्ताज हैं, ये वैश्य कम्युनिटी से बिलोंग किया करते थे। दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो ऐसा माना जाता है कि ये जो गुप्ताज हैं, ये कुशान्स के ही फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, और दूसरा ये जो गुप्ताज हैं, ये वैश्य कम्युनिटी को बिलोंग किया करते थे। ये जो गुप्ताज हैं, ये रूल करेंगे ओवर द फर्टाइल पार्ट्स ऑफ मध्यादेश। मध्यादेश वाले रीजन पे अपने रूल को स्टैब्लिश करेंगे गुप्ताज। और ये जो मध्यादेश वाला रीजन हुआ करता था, इसमें कौन कौन से हिस्से आया करते थे? इसमें एक तो अनुगंगा वाला रीजन देखने को मिलता था। अनुगंगा वाला रीजन बेसिकली आज का जो मिडिल गेंजेटिक बेसिन है, वो वाला रीजन देखने को मिलता था। दूसरा साकेत वाला रीजन देखने को मिलता था। आज का जो अयोध्या वाला रीजन है, वो देखने को मिलता था। और तीसरा मगध, आज का जो बिहार वाला रीजन है, इस पूरे रीजन के ऊपर गुप्ताज जो है वो रूल किया करते थे। गुप्ताज जिस रीजन को रूल किया करते थे, उसको क्या बुलाया जाता था? उसको मध्यादेश बुलाया जाता था। और ये जो मध्यादेश है, इसमें कौन कौन से रीजन हुआ करते थे? एक अनुगंगा वाला रीजन हुआ करता था। आज का
जो मिडिल गंजेटिक बेसिन है वो रीजन हुआ करता था, दूसरा साकेत वाला रीजन हुआ करता था, आज का जो अयोध्या वाला रीजन है वो हुआ करता था, और तीसरा मगध वाला रीजन हुआ करता था, आज का जो बिहार वाला रीजन है वो हुआ करता था। ये जो गुप्ताज हैं इनका पावर सेंटर प्रयाग हुआ करता था। आज का जो इलाहाबाद वाला रीजन है, या फिर ये कहें कि आज का जो प्रयागराज वाला रीजन है, वो प्रयाग गुप्ताज का पावर सेंटर हुआ करता था। और प्रयाग जो है उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन हुआ करती थी, बिकॉज प्रयाग के इधर देखो नीचे वाली साइड में तो सेंट्रल इंडिया है, बगल में देखो तो बिहार है, और दोनों ही रीजन ऐसे हैं जहां पे रिच आयरन ओर के डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। और अगर आयरन ओर के डिपॉजिट्स रिच हैं, इसका मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी बेहतर होगी, इसका मतलब क्या है कि टूल्स बेहतर होंगे, इसका मतलब क्या है कि ट्रेड बेहतर होगा। तो ये जो गुप्ताज हैं इनका पावर सेंटर प्रयाग हुआ करता था। और गुप्ताज की स्टेट सील क्या हुआ करती थी? गरुड़। गरुड़ जो है वो गुप्ताज की स्टेट सील हुआ करती थी। इनफैक्ट हिस्टोरियंस ने ये जो गुप्ता पीरियड है उस गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडिया पास्ट बुलाया है। इंडिया की गोल्डन एज बुलाया गया है हिस्टोरियंस के द्वारा इस गुप्ता पीरियड को। और गोल्डन एज क्यों बुलाया गया है? बिकॉज ये जो गुप्ताज हैं ये लगभग 1 सेंचुरी तक पूरे के पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पॉलिटिकल यूनिफिकेशन को एंश्योर करेंगे। गुप्ता पीरियड के दौरान एक्सेप्शनल संस्कृत लिटरेरी वर्क्स देखने को मिलेंगे। गुप्ता पीरियड के दौरान स्टोन स्कल्पचर्स का एक लंबा चौड़ा कामकाज देखने को मिलेगा। गुप्ता पीरियड के दौरान आर्किटेक्चर में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। और गुप्ता पीरियड के दौरान साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी कई सारे इनोवेटिव डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे। इन सभी चीजों के बारे में आगे चलते हुए इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन हाँ, इन्हीं सभी चीजों की वजह से हिस्टोरियंस ने ये जो गुप्ता पीरियड है इसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया बुलाया। ये जो गुप्ताज की हिस्ट्री है इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी हमें मिलती है गुप्ताज के इंस्क्रिप्शन से और गुप्ताज के कॉइन से। बेहद सिंपल और इजी सी बात है। अभी तक हमने बेसिक तौर पर फाउंडेशन रखी है। क्या बात की हमने? एक तो हमने ये देखा कि लगभग 275 सीई आते आते नॉर्दर्न इंडिया के अंदर इमरजेंस देखने को मिलेगा एक बेहद पावरफुल एम्पायर का, जिसे बुलाया जाता है गुप्ता एम्पायर। और ये जो गुप्ताज हैं इनकी कहानी क्या है? ऐसा माना जाता है कि ये जो गुप्ताज हैं ये कुशांस के फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे। ये जो गुप्ताज हैं ये वैश्य कम्युनिटी को बिलोंग किया करते थे। ये जो गुप्ताज हैं ये रूल करेंगे ओवर द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ मध्य देश। और मध्य देश में किन किन रीजन्स को इंक्लूड किया जाता है? अनुगंगा वाले रीजन को इंक्लूड किया जाता है। अनुगंगा के अलावा साकेत वाले रीजन को इंक्लूड किया जाता है। और साकेत के अलावा मगध वाले रीजन को इंक्लूड किया जाता है। ये जो गुप्ताज हैं इनका पावर सेंटर प्रयाग हुआ करता था। पावर सेंटर कहाँ पे होता था? प्रयाग में होता था। गुप्ताज की स्टेट सील क्या हुआ करती थी? गरुड़ जो है वो गुप्ताज की स्टेट सील हुआ करती थी। और हिस्टोरियंस ने ये जो गुप्ता पीरियड है इस गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडिया पास्ट बुलाया है। इजी और सिंपल सी बातचीत है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको रटना पड़े। होपफुली ये सारी चीजें आपके दिमाग में सेट हुई होंगी। हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, बेसिक फाउंडेशन होपफुली आपको समझ में आई होगी। अब बात आती है गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। और ये जो गुप्ता डायनेस्टी है इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे श्री गुप्ता। श्री गुप्ता या फिर इन्हीं को महाराजा गुप्ता बुलाया जाता है। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? महाराजा गुप्ता या फिर श्री गुप्ता। श्री गुप्ता के बाद में पावर में आए महाराजा घटोत्कच। और ये जो महाराजा घटोत्कच हैं इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। इनफैक्ट
महाराजा घटोत्कच के बारे में जो अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, वो अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन इनके ग्रैंडसन, इनके पोते समुद्रगुप्त के अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के ऊपर देखने को मिलता है। दो सिंपल सी चीजें, एक तो ये जो गुप्ता डायनेस्टी है इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे महाराजा गुप्ता, या फिर इन्हीं को श्री गुप्ता बुलाया जाता है। श्री गुप्ता के बाद पावर में आए महाराजा घटोत्कच, और ये जो महाराजा घटोत्कच हैं इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। महाराजा घटोत्कच का जो अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन है वो मिलता है इनके ग्रैंडसन समुद्रगुप्त के अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के ऊपर। और महाराजा घटोत्कच के बाद में पावर में आए चंद्रगुप्त वन, और ये जो चंद्रगुप्त वन है ये गुप्ता डायनेस्टी के पहले इंपॉर्टेंट राजा हुए। ट्रू सेंस में अगर बात करें तो गुप्ता एम्पायर की जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन इन्हीं चंद्रगुप्त वन ने रखी। फाउंडर कौन है गुप्ता डायनेस्टी के? फाउंडर है श्री गुप्ता, लेकिन ट्रू सेंस में गुप्ता एम्पायर की फाउंडेशन किसने रखी? चंद्रगुप्त वन ने रखी। और चंद्रगुप्त वन ने टाइटल क्लेम किया महाराज धीराज का। महाराज धीराज का टाइटल अज्यूम किया चंद्रगुप्त वन ने। महाराज धीराज का मतलब किंग ऑफ किंग्स का टाइटल जो है वो क्लेम किया चंद्रगुप्त वन ने। चंद्रगुप्त वन ने गुप्ता एरा की भी शुरुआत करी। लगभग 319-320 सी के अंदर गुप्ता एरा की भी शुरुआत किसने की? चंद्रगुप्त वन ने की। बेसिकली जिस साल में चंद्रगुप्त वन का राज तिलक किया गया उसी साल से चंद्रगुप्त वन ने गुप्ता एरा की शुरुआत करी। चंद्रगुप्त वन का जो एम्पायर था उसमें मॉडर्न बिहार के कुछ हिस्से देखने को मिलते थे, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से देखने को मिलते थे, और बंगाल के कुछ हिस्से देखने को मिलते थे। और चंद्रगुप्त वन की कैपिटल हुआ करती थी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त वन की कैपिटल क्या हुआ करती थी? पाटलिपुत्र हुआ करती थी। चंद्रगुप्त वन ने शादी की कुमार देवी से। ये जो कुमार देवी हैं ये नेपाल की जो लिच्छवी क्लेन हुआ करती थी उसकी प्रिंसेस हुआ करती थी। चंद्रगुप्त वन ने कुमार देवी से शादी की, और कुमार देवी जो है वो लिच्छवी क्लेन की प्रिंसेस हुआ करती थी। और ये जो शादी है ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये जो गुप्ताज हैं ये वैश्य कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और वैश्य कम्युनिटी रूल करे ये उस दौर में आमतौर पर एक्सेप्टेबल नहीं था। लेकिन जब चंद्रगुप्त वन कुमार देवी से शादी करेंगे, लिच्छवी क्लेन की प्रिंसेस से शादी करेंगे, लिच्छवी क्लेन क्षत्रिय क्लेन थी, तो एक जो लेजिटिमेसी है, एक जो प्रेस्टीज है, एक जो रिस्पेक्ट है, वो रिस्पेक्ट इस गुप्ता डायनेस्टी को मिलने लगेगी, वो रिस्पेक्ट चंद्रगुप्त वन को मिलने लगेगी। इनफैक्ट ये जो मैरिज है ये इतनी इंपॉर्टेंट थी कि चंद्रगुप्त वन के जो कॉइन्स हैं उन कॉइन्स के ऊपर एम्परर का नाम देखने को मिलता है, मतलब चंद्रगुप्त वन का नाम देखने को मिलता है, उनकी क्वीन कुमार देवी का नाम देखने को मिलता है, और लिच्छवी नेशन का नाम देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त वन के कॉइन्स के ऊपर उनका खुद का नाम एम्परर का नाम देखने को मिलता है, उनकी क्वीन कुमार देवी का नाम देखने को मिलता है, और लिच्छवी नेशन का नाम देखने को मिलता है। इनफैक्ट चंद्रगुप्त वन के जो बेटे हुए समुद्रगुप्त, उनको अलाहाबाद प्रशस्ति के ऊपर लिच्छवी द्वित्र बुलाया गया है। क्या बुलाया गया है? लिच्छवी द्वित्र बुलाया गया है। और लिच्छवी द्वित्र का मतलब ग्रैंडसन ऑफ लिच्छवीज बुलाया गया है समुद्रगुप्त को। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। 4-5 चीजें ऐसी हैं जो कि आपको याद रखनी है। एक तो ट्रू सेंस में गुप्ता एम्पायर की फाउंडेशन किसने रखी? चंद्रगुप्त वन ने रखी। चंद्रगुप्त वन ने महाराज अधिराज का टाइटल अज्यूम किया, किंग ऑफ किंग्स का टाइटल अज्यूम किया। ये जो चंद्रगुप्त वन है इन्होंने गुप्ता एरा की भी शुरुआत करी। चंद्रगुप्त वन की कैपिटल कहां पे हुआ करती थी? पाटलिपुत्र में हुआ करती थी। और चंद्रगुप्त वन ने शादी की कुमार देवी से जो कि लिच्छवी क्लेन की प्रिंसेस हुआ करती थी। और समुद्रगुप्त जो कि इनके बेटे थे उनको अलाहाबाद प्रशस्ति के ऊपर क्या बुलाया गया है? लिच्छवी द्वित्र बुलाया गया है। क्या बुलाया गया है? लिच्छवी द्वित्र बुलाया गया है। चंद्रगुप्त वन के बाद में पावर में आए समुद्रगुप्त, और ये जो समुद्रगुप्त हैं ये चंद्रगुप्त वन के बेटे थे।
और समुद्रगुप्त की पॉलिसी थी पॉलिसी ऑफ वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट। पॉलिसी ऑफ वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट को फॉलो किया समुद्रगुप्त ने। बेसिकली ये लंबे चौड़े एरिया को कॉन्कर करेंगे और अपने एम्पायर को एक्सपेंड करेंगे। ऑलमोस्ट पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर समुद्रगुप्त अपने कंट्रोल को स्टैब्लिश करेंगे। एक हिस्टोरियन हुए वीए स्मिथ, और वीए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया बुलाया है। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे बुलाया गया है? समुद्रगुप्त को बुलाया गया है। और किसने बुलाया है? वीए स्मिथ ने बुलाया है। नेपोलियन की भी हिस्ट्री कुछ ऐसी है ना, लगभग 1796 से लेके 1815 तक नेपोलियन पागल था पूरे यूरोप को कॉन्कर करने के लिए, बहुत लड़ाइयां लड़ेगा। लगभग कुछ कुछ कहानी समुद्रगुप्त की भी ऐसी है। समुद्रगुप्त की पॉलिसी थी पॉलिसी ऑफ वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट, और समुद्रगुप्त जो है वो ऑलमोस्ट पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अपने कंट्रोल में लेके आएंगे, खूब वॉर करेंगे, खूब सारे कॉन्क्वेस्ट करेंगे। अच्छा, समुद्रगुप्त का जो थ्रोन पे बैठना है, जो राजगद्दी पे बैठना है, वो भी डिस्प्यूट्स के साथ में भरा हुआ है। बेसिकली समुद्रगुप्त के कई सारे बड़े भाई थे, लेकिन इनके जो पिता थे चंद्रगुप्त वन, उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि समुद्रगुप्त जो है वो अगले राजा बनेंगे। लेकिन जब इनके पिता एक्सपायर हुए तो इनके जो बड़े भाई थे उन्होंने भी थ्रोन के ऊपर अपने क्लेम को दिया और बोला कि हम बैठेंगे राजगद्दी के ऊपर। तो जो असेशन की लड़ाई है वो देखने को मिली। अल्टीमेटली समुद्रगुप्त जो है वो अपने भाई कच्छगुप्त को सबड्यू करेंगे और फिर इनका राज तिलक होगा, फिर ये राजगद्दी के ऊपर बैठेंगे। समुद्रगुप्त के जितने भी अचीवमेंट्स हैं वो अचीवमेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं इलाहाबाद पिलर के ऊपर, रिकॉर्ड किए गए हैं प्रयाग प्रशस्ति के ऊपर। ये जो इलाहाबाद पिलर है इसको किसने कंपोज किया है, या फिर ये कहें कि ये जो इलाहाबाद का इंस्क्रिप्शन है इसको किसने कंपोज किया है? इसको हरि सेन ने कंपोज किया है, और प्योर संस्कृत में इसको कंपोज किया गया है। ये जो इलाहाबाद पिलर है, इस इलाहाबाद पिलर के ऊपर अशोका के भी इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं, विच मींस अशोका जो कि पहले आए थे, उन्होंने सबसे पहली बार इस इलाहाबाद पिलर के ऊपर इंस्क्रिप्शंस को एनग्रेव करवाया था। उसके बाद ये जो इलाहाबाद पिलर है इसके ऊपर समुद्रगुप्त के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो देखने को मिलते हैं, और फिर मुगल एम्परर जहांगीर के भी इंस्क्रिप्शन जो हैं वो इस इलाहाबाद पिलर के ऊपर देखने को मिलते हैं। और मजे की बात यह है कि ये जो इलाहाबाद पिलर है इसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, अशोक अपने इंस्क्रिप्शन में बात करते हैं पीस एंड नॉन वायलेंस के बारे में, और समुद्रगुप्त अपने इंस्क्रिप्शन में बात करते हैं वायलेंस एंड मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बारे में। समुद्रगुप्त बात करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने वेरियस रीजन्स को कॉन्कर किया है। अच्छा, ये जो इलाहाबाद पिलर है, ये जो प्रयाग प्रशस्ति है समुद्रगुप्त की, इसको किसने कंपोज किया? हरि सेन ने कंपोज किया। प्योर संस्कृत में इसको हरि सेन ने कंपोज किया। हरि सेन जो है वो समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट हुआ करते थे, और कोर्ट पोएट होने के साथ साथ हरि सेन को और बहुत सारे डेजिग्नेशंस दिए गए थे। जैसे इनको कुमार अमात्य भी बुलाया जाता था, कुमार अमात्य भी बुलाया जाता था, बेसिकली हाई रैंकिंग ऑफिशियल भी बुलाया जाता था हरि सेन को। हरि सेन को टाइटल दिया गया था संधि विग्रहिका का। संधि विग्रहिका का मतलब मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर का टाइटल दिया गया था हरि सेन को। इसके अलावा हरि सेन को एक और टाइटल दिया गया था महादंड नायका, बेसिकली जुडिशियल ऑफिसर का भी टाइटल दिया गया था हरि सेन को। तो हरि सेन अपने आप में इंपॉर्टेंट इंसान हुआ करते थे समुद्रगुप्त के कोर्ट में। समुद्रगुप्त ने ऑलमोस्ट पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश किया। समुद्रगुप्त का जो इंस्क्रिप्शन है वो बताता है कि इवन सिमहाला, या फिर ये कहें कि श्रीलंका ने भी समुद्रगुप्त का जो रूल है उसको रिकॉग्नाइज किया, समुद्रगुप्त का जो शासन है उसके अधीनता को स्वीकार किया। तो मतलब एक लंबे चौड़े रीजन के ऊपर समुद्रगुप्त जो है वो अपने कंट्रोल को स्टैब्लिश करेंगे। देखो एक बार फिर से देखते हैं, समुद्रगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त वन के बेटे थे, और इनकी पॉलिसी थी पॉलिसी ऑफ वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट। हिस्टोरियन वीए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या बुलाया? नेपोलियन ऑफ इंडिया बुलाया। क्या बुलाया? नेपोलियन ऑफ इंडिया बुलाया।
समुद्रगुप्त के जो भी अचीवमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं इनके फेमस इंस्क्रिप्शन के अंदर, जो कि कहाँ पे देखने को मिलता है, इलाहाबाद पिलर के ऊपर देखने को मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति में देखने को मिलता है। ये जो इंस्क्रिप्शन है इसको कंपोज किसने किया है, हरिसेन ने कंपोज किया है, प्योर संस्कृत में कंपोज किया है। हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट हुआ करते थे। और ये जो इंस्क्रिप्शन है, ये इंस्क्रिप्शन ये भी बताता है कि ऑलमोस्ट पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर समुद्रगुप्त जो है वो अपना कंट्रोल स्टेब्लिश करेंगे। इनफैक्ट सिमहाला या श्रीलंका तक समुद्रगुप्त जो है वो अपने कंट्रोल को स्टेब्लिश करेंगे। ये जो प्रशस्ति है, ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, ये बताती है कि जो समुद्रगुप्त के अपोनेंट्स थे उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता था। समुद्रगुप्त के अपोनेंट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता था। कौन कौन सी 4 कैटेगरीज में? एक होते थे रूलर्स स्लेन, ऐसे रूलर्स जिनके डोमिनियंस को, जिनके रीजन्स को, जिनके किंगडम्स को समुद्रगुप्त ने एनेक्स कर लिया था और डायरेक्टली अपने कंट्रोल में ले लिया था। दूसरे होते थे फ्रंटियर किंग्स। ये जो फ्रंटियर किंग्स हुआ करते थे ये ऐसे किंग्स थे जिन्होंने समुद्रगुप्त से बिना लड़े समुद्रगुप्त का जो राज है, जो पार्ट है, उसको स्वीकार कर लिया था। और ये जो फ्रंटियर किंग्स हुआ करते थे ये समुद्रगुप्त को ट्रिब्यूट दिया करते थे, या फिर ये कहें कि एक फीस दिया करते थे। तीसरे होते थे रूलर्स डिफीटेड, ऐसे रूलर्स जिनको समुद्रगुप्त ने हरा दिया था लेकिन बाद में एक बार फिर से इनको रीइंस्टेट कर दिया था और बदले में इनसे ट्रिब्यूट लेता था समुद्रगुप्त। और चौथे होते थे डिस्टेंट किंग्स। ये जो डिस्टेंट किंग्स हैं ये समुद्रगुप्त को एज अ एम्परर एक्नॉलेज करते थे। जैसे सिमहाला श्रीलंका, अब श्रीलंका के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था लेकिन श्रीलंका जो है वो समुद्रगुप्त को एज अ एम्परर रिकॉग्नाइज करता था। तो समुद्रगुप्त के जो अपोनेंट्स थे उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता था। एक होते थे रूलर्स स्लेन, ऐसे रूलर्स जिनको समुद्रगुप्त ने हराया और उनके किंगडम को एनेक्स कर लिया, उनके किंगडम को अपने कंट्रोल में ले लिया। दूसरे फ्रंटियर किंग्स, ऐसे किंग्स जिन्होंने बिना लड़े समुद्रगुप्त को अपना राजा मान लिया और बदले में ये समुद्रगुप्त को एक ट्रिब्यूट दिया करते थे, एक फीस दिया करते थे। तीसरे होते थे रूलर्स डिफीटेड, ऐसे राजा जिनको समुद्रगुप्त ने हराया और फिर बाद में उनको एक बार फिर से रीइंस्टेट कर दिया और बदले में उनसे ट्रिब्यूट लेता था। और चौथे होते थे डिस्टिंक्ट किंग्स, ऐसे राजा जो कि समुद्रगुप्त को एज अ एम्परर एक्नॉलेज किया करते थे, रिकॉग्नाइज किया करते थे। और हर एक कैटेगरी के लिए समुद्रगुप्त ने अलग पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। फॉर एग्जाम्पल समुद्रगुप्त ने 9 नागा रूलर्स को हराया और ये जो 9 नागा रूलर्स हराए गए इनके डोमिनियंस को, इनके रीजन्स को, इनके किंगडम्स को समुद्रगुप्त ने एनेक्स किया। ये जो फ्रंटियर किंग्स होते थे इन फ्रंटियर किंग्स के रीजन्स को समुद्रगुप्त एनेक्स नहीं करता था लेकिन बदले में इनसे ट्रिब्यूट लेता था। समुद्रगुप्त ने अत्विका राज्य बेसिकली फॉरेस्ट किंगडम ऑफ सेंट्रल इंडिया को भी कॉन्कर किया था। तो अत्विका राज्य किसे बुलाया जाता है? फॉरेस्ट किंगडम ऑफ सेंट्रल इंडिया को बुलाया जाता है। और ये जो अत्विका राज्य इसको भी समुद्रगुप्त ने कॉन्कर किया था। पॉलिसी ऑफ वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि ऑलमोस्ट पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर समुद्रगुप्त जो है वो अपने कंट्रोल को वेरियस मेथड्स के थ्रू स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये बताती है कि समुद्रगुप्त ने 12 साउथ इंडियन रूलर्स को भी हराया था। 12 साउथ इंडियन रूलर्स को समुद्रगुप्त ने हराया था। और ये जो साउथ इंडिया की तरफ समुद्रगुप्त का कैंपेन था, इस कैंपेन के कमांडर कौन थे? इस कैंपेन के कमांडर थे वीरसेन। इस कैंपेन के कमांडर कौन थे? वीरसेन इस कैंपेन के कमांडर थे। हालांकि समुद्रगुप्त जो है वो इन सदर्न किंगडम्स को एनेक्स नहीं करेगा, इनके ऊपर अपना डायरेक्ट कंट्रोल स्टैब्लिश नहीं करेगा। समुद्रगुप्त को शायद ये समझ में आता था कि इतने लंबे चौड़े एम्पायर को कंट्रोल करना, मैनेज करना अपने आप में डिफिकल्ट होगा। तो समुद्रगुप्त क्या करेगा? ये जो सदर्न किंगडम्स हैं इनको एनेक्स नहीं करेगा। करेगा क्या? इन लोगों के साथ में
बातचीत करेगा और ये जो राजा हैं इन राजाओं को रीइंस्टेट कर देगा, एक बार फिर से उनकी गद्दी पे बिठा देगा और बदले में क्या लेगा? बदले में ट्रिब्यूट लेगा। बदले में क्या लेगा? बदले में एक फीस लेगा। इनफैक्ट जो सिलोन के रूलर हुआ करते थे, जो श्रीलंका के रूलर हुआ करते थे, उन्होंने भी समुद्रगुप्त के किंगडम में एम्बेसी भेजी थी। जो सिन्हालीज मॉन्क्स हुआ करते थे उनके लिए कुछ प्रिविलेजेस पाने के लिए, बोध गया में जो सिन्हालीज मॉन्क्स रहा करते थे उनके लिए कुछ प्रिविलेजेस पाने के लिए एम्बेसी को भेजा गया था समुद्रगुप्त के किंगडम में। किसने भेजा था? श्रीलंका के रूलर ने भेजा था। ये जो समुद्रगुप्त हैं ये अश्वमेध को परफॉर्म करेंगे। जब भी कोई कॉन्क्वेस्ट होगा और उस कॉन्क्वेस्ट में समुद्रगुप्त जीतेंगे तो समुद्रगुप्त जो है उस कॉन्क्वेस्ट को, उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए अश्वमेध को परफॉर्म करेंगे, हॉर्स सैक्रिफाइस को परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा अश्वमेध कॉइन्स को भी रिलीज किया जाता था। ये जो समुद्रगुप्त के कॉइन्स हैं, इन कॉइन्स के ऊपर समुद्रगुप्त को मस्कुलर फॉर्म में दिखाया गया है, मस्कुलर फॉर्म में भी दिखाया गया है और साथ ही साथ पोएट के तौर पे, म्यूजिशियन के तौर पे, आर्ट के एक ग्रेट पैटर्न, ग्रेट सपोर्टर के तौर पे भी दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के कॉइन्स के ऊपर समुद्रगुप्त को एक तो वॉरियर के तौर पे दिखाया गया है, लेकिन वॉरियर के साथ साथ पोएट के तौर पे भी दिखाया गया है, म्यूजिशियन के तौर पे भी दिखाया गया है और दिखाया गया है कि समुद्रगुप्त जो है वो आर्ट को बढ़ चढ़ के सपोर्ट करते थे। समुद्रगुप्त ने टाइटल अडॉप्ट किया था कविराज का। समुद्रगुप्त ने टाइटल अडॉप्ट किया था कविराज का। किंग अमंग पोएट्स, कविराज का टाइटल किसने अडॉप्ट किया था? समुद्रगुप्त ने अडॉप्ट किया था। समुद्रगुप्त को अनुकंपा वन बुलाया गया। अनुकंपा वन का मतलब फुल ऑफ कंपैशन बुलाया गया। समुद्रगुप्त जिनकी पॉलिसी थी वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट, उनको अनुकंपा वन बुलाया गया, उनको फुल ऑफ कंपैशन बुलाया गया। क्यों बुलाया गया इनको अनुकंपा वन? बेसिकली जो श्रीलंका के राजा थे मेघावर्मन, ये जो मेघावर्मन है ये समुद्रगुप्त से परमिशन लेंगे कि बोध गया में एक मोनेस्ट्री बनाने दी जाए और एक रेस्ट हाउस बनाने दिया जाए, और ये जो समुद्रगुप्त है ये मोनेस्ट्री बनाने की परमिशन दे देगा और इसीलिए समुद्रगुप्त को क्या बुलाया गया? अनुकंपा वन बुलाया गया। ये जो मोनेस्ट्री है, इस मोनेस्ट्री को 7th सेंचुरी में यूएन सेंग जो है वो डिस्क्राइब करेंगे और बताएंगे कि ये जो मोनेस्ट्री है ये बेहद लंबी चौड़ी हुआ करती थी। अपने कॉइन्स के ऊपर समुद्रगुप्त को वीणा प्ले करते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को उनके कॉइन्स के ऊपर वीणा प्ले करते हुए दिखाया गया है। इनफैक्ट इनके जो कॉइन्स हैं उन कॉइन्स के ऊपर समुद्रगुप्त को वेरियस नामों से डिस्क्राइब किया गया है। जैसे पराक्रम बुलाया गया है, ब्रेव बुलाया गया है, अपारती रथ बुलाया गया है, इनविंसिबल बुलाया गया है, विग्रह पराक्रम बुलाया गया है, ब्रेव एस टाइगर बुलाया गया है, अश्वमेध पराक्रम बुलाया गया है, पावरफुल इनफ टू परफॉर्म अश्वमेध बुलाया गया है। तो अपने कॉइन्स के ऊपर समुद्रगुप्त को वेरियस नामों से बुलाया गया है। जैसे इनको पराक्रम बुलाया गया है, ब्रेव बुलाया गया है, अपारिति रथ बुलाया गया है, इनविंसिबल बुलाया गया है, विग्रह पराक्रम बुलाया गया है, ब्रेव एस टाइगर बुलाया गया है और अश्वमेध पराक्रम बुलाया गया है। अच्छा, समुद्रगुप्त जो है वो हिंदू हुआ करते थे, बाय प्रैक्टिस हिंदू हुआ करते थे, लेकिन हिंदुइज्म के अलावा और भी रिलीजन्स को समुद्रगुप्त जो है वो सपोर्ट करेंगे। इनफैक्ट इनका एक बुद्धिस्ट मिनिस्टर भी हुआ करता था और उस बुद्धिस्ट मिनिस्टर का नाम क्या था? बासुबंधु। बासुबंधु जो है वो समुद्रगुप्त का बुद्धिस्ट मिनिस्टर हुआ करता था। बेहद सिंपल और इजी सी बात है, एक बार फिर से देखते हैं। देखो, एक बात तो ये कि समुद्रगुप्त के जो अचीवमेंट्स हैं वो देखने को मिलते हैं अलाहाबाद पिलर के इंस्क्रिप्शन के ऊपर, वो देखने को मिलते हैं प्रयाग प्रशस्ति के ऊपर। ये जो अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है इसको किसने लिखा? इसको हरिसेन ने लिखा और प्योर संस्कृत में इसको लिखा गया है। हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट हुआ करते थे। ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये बताती है कि जो समुद्रगुप्त के अपोनेंट्स थे उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता था। कौन कौन सी 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता था? एक तो बात की जाती थी रूलर स्लेन के बारे में, ऐसे राजा जिनको समुद्रगुप्त ने हराया और उनके टेरिटरीज को कॉन्कर कर लिया, एनेक्स कर लिया और डायरेक्टली अपने कंट्रोल में ले लिया। दूसरे फ्रंटियर किंग्स, ऐसे राजा जो कि समुद्रगुप्त से लड़े बिना ही
समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार कर लेंगे और समुद्रगुप्त को रेगुलरली एक ट्रिब्यूट देंगे। फिर तीसरे, रूलर्स डिफीटेड, ऐसे राजा जिनको समुद्रगुप्त हराएगा लेकिन बाद में रीइंस्टेट करेगा और बदले में ट्रिब्यूट लेगा। और चौथे, डिस्टेंट किंग्स, ऐसे राजा जो कि समुद्रगुप्त को एज अ एम्परर एक्नॉलेज करेंगे। ये 4 कैटेगरीज के अपोनेंट्स देखने को मिलते थे समुद्रगुप्त के। ये जो प्रयाग प्रशस्ति है इसमें यह भी बताया गया है कि समुद्रगुप्त ने 12 साउथ इंडियन किंग्स को हराया था। और साउथ इंडिया में समुद्रगुप्त का ये जो कैंपेन है इसके कमांडर कौन थे? वीरसेन इसके कमांडर थे। ये जो सदर्न किंगडम्स हैं इनको समुद्रगुप्त एनेक्स नहीं करेगा। ये जो राजा हैं इन राजाओं को रीइंस्टेट कर दिया जाएगा और बदले में इनसे ट्रिब्यूट लिया जाएगा। समुद्रगुप्त जो है वो अश्वमेध को परफॉर्म करेंगे। समुद्रगुप्त के कॉइन्स के ऊपर इनको वॉरियर के फॉर्म में दिखाया गया है, इनको पोएट के फॉर्म में दिखाया गया है, इनको म्यूजिशियन के फॉर्म में दिखाया गया है, इनको आर्ट के ग्रेट सपोर्टर के तौर पे दिखाया गया है। समुद्रगुप्त ने एक टाइटल अडॉप्ट किया कविराज का। कविराज टाइटल किसने अडॉप्ट किया? समुद्रगुप्त ने अडॉप्ट किया। समुद्रगुप्त को अनुकंपावन भी बुलाया गया, फुल ऑफ कंपैशन भी बुलाया गया। समुद्रगुप्त के कॉइन्स के ऊपर इनको वीणा प्ले करते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के कॉइन्स के ऊपर इनको कई सारे नामों से बुलाया गया है। समुद्रगुप्त जो है वो प्रैक्टिसिंग हिंदू हुआ करते थे, लेकिन हिंदुइज्म के अलावा और भी रिलीजन्स को समुद्रगुप्त सपोर्ट करेंगे। इनफैक्ट इनका एक बुद्धिस्ट मिनिस्टर हुआ करता था जिसका नाम था वासुबंधु। और इसके साथ आज की हमारी जो बातचीत है इस बातचीत को हम खत्म कर रहे हैं। अभी गुप्ता डायनेस्टी खत्म नहीं हुई है, अगले सेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे। यहां तक अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी मैं अपने शॉर्ट नोट्स जब गुप्ता डायनेस्टी खत्म होगी तब शेयर करूंगा, तो वहां से आप थोड़ा आइडिया भी ले लेना कि किस तरीके से आप अपने शॉर्ट नोट्स को बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच।